114 नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुनम। देखिए, उपदेश ग्रहण करने की पद्धति। माने हम चारों नियोग पढ़ते हैं तो उपदेश को किस प्रकार ग्रहण करें। 114 मिल गया नीचे। देखो बेटा, शास्त्रों में कहीं निश्चय पोषक उपदेश है, कहीं व्यवहार पोषक उपदेश है। वहाँ अपने को व्यवहार का आधिक्य हो तो निश्चय पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत प्रवर्ते, और अपने को निश्चय का आधिक्य हो तो व्यवहार पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत प्रवर्ते। मतलब क्या? जैसे निश्चय पोषक उपदेश क्या है कि धर्म आत्मा में है, क्रियाकांड में, पूजा पाठ उपवास आदि में धर्म नहीं है, ये निश्चय पोषक कथन है। और व्यवहार पोषक कथन क्या है कि मंदिर जाना धर्म होता है, व्रत उपवास करना, पूजा पाठ करने से धर्म होता है, इन सबको धर्म कहना, ये व्यवहार पोषक उपदेश है। अब कोई व्यक्ति जिसको पहले ही व्यवहार का आधिक्य है, वो इन क्रियाओं में तो अलर्ट रहता है और इन्हीं में धर्म मानता है कि मैंने पूजा कर ली तो धर्म हो गया, मैंने उपवास कर लिया तो धर्म हो गया, लेकिन सच्चे धर्म के स्वरूप को नहीं जानता। जैसे वीतराग भाव ही सच्चा धर्म है, इसको नहीं जानता। अब उसे व्यवहार का पोषक उपदेश देना कि निश्चय पोषक उपदेश देना, ये बताओ। जिसको पहले ही व्यवहार का आधिक्य है, जिसको पहले से ही व्यवहार का आधिक्य है, उसको व्यवहार पोषक उपदेश देना कि निश्चय पोषक उपदेश देना? निश्चय पोषक, समझ रहे हो? जो पहले ये मान रहा है कि व्रत, तप, पूजा पाठ, उपवास इन्हीं को करने से धर्म हो जाता है, अब उसको अगर व्यवहार का पोषक उपदेश देंगे तो उसका वो एकांत, मिथ्या एकांत और पुष्ट हो जाएगा। उसको तो हमें निश्चय पोषक उपदेश देना चाहिए। निश्चय पोषक उपदेश क्या होगा कि वीतरागता का नाम धर्म है, पुद्गल की क्रिया से धर्म नहीं होता। और किसी को निश्चय का आधिक्य हो कि क्रियाकांड से कुछ नहीं होता, धर्म तो आत्मा में होता है। अब उसे हमने और निश्चय का उपदेश दे दिया तो क्या होगा कि वो पहले ही पूजा पाठ, मंदिर, व्रत, उपवास इनसे बचता था, अब और भी बिल्कुल ही छोड़ देगा तो फिर उसका बुरा होगा। देखो सेकंड पैराग्राफ तथा पेज नंबर 114। पहले तो व्यवहार श्रद्धान के कारण आत्मज्ञान से भ्रष्ट हो रहा था, पश्चात व्यवहार उपदेश ही की मुख्यता करके आत्मज्ञान का उद्यम ना करे, अथवा पहले तो निश्चय श्रद्धान के कारण वैराग्य से भ्रष्ट होकर स्वच्छंदी हो रहा था, पश्चात निश्चय उपदेश की ही मुख्यता करके विषय कषाय का पोषण करता है। इस प्रकार विपरीत उपदेश ग्रहण करने से बुरा ही होता है। ये हमने एक अलग से एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लिया इसमें से। अब अपना विषय चलना है व्यवहार न्याय भेद प्रभेद। ये बहुत सरल है क्योंकि आप लोग परिचित हैं व्यवहार न्याय के भेद प्रभेद से। आइए देखते हैं पेज नंबर 115, 115। देखिए, व्यवहार न्याय का कार्य क्या था? एक अखंड वस्तु में भेद करना, अभेद नहीं, वो तो निश्चय न्याय का काम था। एक अखंड वस्तु में भेद करना तथा दो अलग अलग वस्तुओं में अभेद करना, यानी एक का दो और दो का एक करना। क्या मतलब है एक का दो, दो का एक? अनिमेषा बताएगी। आगे बैठ जाओ ना, इतना दूर क्यों बैठ गए? जल्दी बताओ, एक का दो, दो का एक, बताओ बेटा। आत्मा तो एक अखंड है, लेकिन उसके भेद कर दिए कि आत्मा ज्ञान वाला, आत्मा दर्शन वाला, ऐसे।
तो व्यवहार के दो काम, अभेद को भेद करके कहना और भिन्न भिन्न वस्तुओं को उपचार से एक मिलाकर कहना। अदिति, समझ में आ गया? एक का दो, दो का एक, समझ में आ गया? भेद और उपचार किसका काम है? स्पष्ट करें, लिख लो। वैसे तो व्यवहार के कार्य लिखवाए हैं, लेकिन इस तरह भी पूछ सकते हैं, एक का दो, दो का एक से क्या अभिप्राय है? ये कोई शास्त्रीय शब्द नहीं है, लेकिन वैसे याद रखने के लिए। हाँ, क्या बताया था प्रश्न मैंने? भेद और उपचार भेद और उपचार किस का विषय है? स्पष्ट करें। हाँ जी, तो व्यवहार ने की इस विशेषता को लक्ष्य में रखकर दो भेद बन गए। देखो, जो अभेद वस्तु में भेद करे उसका नाम क्या है? अभी उठे नहीं हो क्या? अभेद वस्तु में भेद करे, हाँ यहाँ आ जाओ ना, अब छोड़ दो सारे विकल्प, टेंशन मत लो, फ्री माइंड होके यहाँ समझो, ठीक है? क्योंकि उस चीज़ की टेंशन मत लो। आपको कितने बजे क्लास है मुझे बताओ, मैं उससे 10 मिनट पहले फ्री कर दूँगा। नेक्स्ट अभी आपका कितने बजे है प्रोग्राम? 6:45 से है? अच्छा अच्छा, चलो अभी छोड़ते हैं 5-7 मिनट में, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, होना भी चाहिए, ठीक है? कभी कभी होना चाहिए, रोज़ रोज़ नहीं। एक जो एक डिसिप्लिन है वो रोज़ रोज़ चलना चाहिए, लेकिन हफ्ते में एक दिन छूट होनी चाहिए, ठीक है? अब उसकी छोड़ दो टेंशन, यहाँ कंसंट्रेट करो। अब आप 10-15 मिनट, 10 मिनट देखिए, इस आधार पर अब दो भेद हो गए। अभेद में भेद करें वो कौन सा न्याय होगा? व्यवहार का कौन सा भेद बनेगा इस आधार पर? अच्छा, अब ये तो इन्हें रहने दो, अभी थोड़ा स्लो है इनकी गाड़ी, इधर से बताओ। अब देखने की ज़रूरत नहीं, दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अभेद में भेद कर रहा है, यानी एक के दो कर रहा है। व्यवहार में कौन सा व्यवहार होगा? सद्भूत होगा, क्योंकि वस्तु में है ना ज्ञान, दर्शन, चारित्र। बोला था तुमने? अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने उधर ध्यान दिया, वहाँ से असद्भूत असद्भूत आ रहा था। चलिए, ये ऐसे बोले सद्भूत सद्भूत। चलो बेटा, समझ में आ गई बात? सद्भूत क्यों है? क्योंकि वस्तु में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है ना, और है उसको कह रहा है, इसलिए सद्भूत। अच्छा, दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को अभेद करके कह रहा है, तो दो भिन्न भिन्न वस्तुएं एक तो है नहीं, लेकिन दो को एक करके कह रहा है, तो ये क्या होगा? कौन से न्याय का विषय? असद्भूत। तो यानी इस आधार पर दो भेद हो गए। आलाप पद्धति का कथन देखो, व्यवहारो द्विविधः, सद्भूत व्यवहारो असद्भूत व्यवहारश्च, तत्रैक वस्तु विषय सद्भूत व्यवहार। ये याद कर लो, तत्रैक वस्तु विषय, एक वस्तु जिसका विषय है वो सद्भूत व्यवहार है, भिन्न वस्तु विषयो असद्भूत व्यवहार। अंडरलाइन कर लो, इसको याद कर लेना बस। देखो नीचे पैराग्राफ, सद्भूत व्यवहार ने अनंत धर्मात्मक एक अखंड वस्तु में गुण का, धर्म का, स्वभाव का, पर्यायों का, इनके आधार पर भेद करता है। माने भेद करके वस्तु के स्वरूप को स्पष्ट करता है। अच्छा, वस्तु में वे गुण, धर्म, स्वभाव, पर्याय वो सद्भूत हैं कि असद्भूत हैं? किसी वस्तु में गुण, धर्म, पर्याय, स्वभाव
सद्भूत हैं कि असद्भूत हैं? है ना उसमें, इसलिए वे गुणधर्म आदि सद्भूत हैं, माने उस वस्तु में विद्यमान हैं, उसी के गुणधर्म हैं जिसमें कि ये नए बता रहा है। इसलिए इसको क्या कहा? सद्भूत। और व्यवहार क्यों कहा? अखंड वस्तु में भेद किए, वस्तु तो अखंड है लेकिन उसमें भेद करके कह रहा है, इसलिए व्यवहार कहा गया, इस कारण व्यवहार कहा। तो भेदा भेद रूप वस्तु को भेदांश से ग्रहण करने वाला होने से ये नए सद्भूत व्यवहार नए है। बात समझ में आ गई? इसीलिए इसकी सद्भूत व्यवहार संज्ञा सार्थक है। और असद्भूत व्यवहार क्या करता है? नेक्स्ट पेज। भिन्न द्रव्यों में संयोग संबंध आदि के आधार पर अभेद बताकर वस्तु स्वरूप को स्पष्ट करता है। हैं तो भिन्न, लेकिन भिन्न द्रव्यों में संयोग संबंध, क्योंकि संयोग है ना अभी शरीर और आत्मा का, इसलिए ऐसा बताकर वस्तु स्वरूप को स्पष्ट करता है। लेकिन पंचाध्यायीकार इस नए के विषय को नहीं मानते। वो कहते हैं काहे का नए, तो नया भास है। जो दो भिन्न द्रव्य हैं, ठीक है, उनको मिलाकर एक कहने वाला नए कैसे हो सकता है? वो तो नया भास है। बात समझ रहे हैं? पंचाध्यायीकार इस नए को स्वीकार नहीं करते, माने इस नए को तो स्वीकार करते हैं लेकिन उसका विषय दो भिन्न द्रव्य नहीं मानते। वो क्या मानते हैं? आत्मा में रागादि, आत्मा को रागादि वाला कहना, ये उन्होंने उसमें लिया बाहर। आलाप पद्धति में कहा, देखिए क्या कहा, पढ़ेंगे एक साथ। अन्यत्र प्रसिद्धस्य धर्मस्यान्यत्र समारोपण मसद्भूत व्यवहारः। अन्यत्र प्रसिद्धस्य धर्मस्यान्यत्र समारोपण मसद्भूत व्यवहारा, माने अन्यत्र प्रसिद्ध धर्म का अन्यत्र आरोपण करने को असद्भूत व्यवहार नहीं कहते हैं। माने किसी और वस्तु का जो धर्म है उसे किसी और में आरोपित करके कहना, आरोपण माने उपचार, इसे असत्य आरोप करने के कारण असद्भूत, भिन्न द्रव्यों में संबंध जोड़ने के कारण व्यवहार और संयोग का ज्ञान कराने वाले सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश होने से नए कहा जाता है। इसको अंडरलाइन कर लो, इसको कर लो, इस पैराग्राफ को। इसमें पूछेंगे, क्या पूछेंगे? असद्भूत व्यवहार नए, अंडरलाइन करेंगे। असद्भूत क्यों कहा, यहाँ व्यवहार क्यों कहा, नए क्यों कहा? असद्भूत इसलिए कहा, असद्भूत किस लिए कहा कि अन्य धर्म का अन्य में आरोपण कर रहा है, इसलिए क्या कहा? कर लिया अंडरलाइन। ये क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बाद में लिख लेना। क्वेश्चन कैसे फ्रेम करोगे इसका? नहीं, बताओ बेटा कैसे बनेगा क्वेश्चन इसका? प्रत्येक नहीं, इसके प्रत्येक पद नाम की सार्थकता स्पष्ट करें। असद्भूत व्यवहार ने के नाम की सार्थकता स्पष्ट करें, लिख लो। इसी प्रकार सद्भूत व्यवहार ने के नाम की सार्थकता स्पष्ट करें। कल जो ये प्ले हुआ था आप लोगों ने देखा था? कुछ लेवल उठाना चाहिए। कुछ भी नहीं आ रही उसमें तत्व की बात, तो व्यवहाराभास थोड़ी है वो तो प्रमादीपना है। व्यवहाराभासी प्रमादी थोड़ी होता है, वो तो अलर्ट होता है पूजा पाठ में। आपने पढ़ा है व्यवहाराभासी का विषय? पढ़ा है ना व्यवहाराभासी? 7वां अधिकार पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? क्यों, उसकी गड़बड़ क्या होती है बताओ जल्दी से। व्यवहाराभासी, हाँ राइट, वो व्यवहार को परमार्थ मान लेता है। उसे क्या लगता है
कि ये जड़ की क्रिया का मैं ही करता हूँ, ये शुभ राग करने से मोक्ष हो जाएगा, भगवान की पूजा करने से भगवान भला कर देंगे, ये है व्यवहाराभास। टॉपिक था ना व्यवहाराभास में, समझ में आया? चलो छोटे बच्चे थे कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी है ना, अगर आपको पहले पता है कि इस तरह का स्टफ़ है इसमें, तो आप उनको गाइड करें थोड़ा सा टॉपिक के हिसाब से। इसमें अगर अच्छा डाल देते हो कि वो कर तो रही है, जैसे द्रव्यलिंगी मुनि है, कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस व्यवहार के उपदेश को परमार्थ मान लेते हैं। और देखो, ये व्यवहाराभास, निश्चयाभास, ये क्रिया की भूल है कि मान्यता की भूल है? बात समझ में आई? क्रिया से लेना देना नहीं है। मान लो कोई व्यक्ति होटल पे बैठ के चाय पीता है, तो वो व्यवहाराभासी है कि निश्चयाभासी है? बताओ जी। अरे ना निश्चयाभासी ना व्यवहाराभासी। हाँ, अब उससे किसी ने कहा कि भाई तुम्हें शोभा नहीं देता, अपने योग्य नहीं है, अभक्ष बनता है, यहाँ नॉन वेज होता है, अपने लिए योग्य नहीं। अरे भाई, आत्मा पुद्गल की क्रिया का करता નથી, એમ છૂતો નથી, સ્પર્શતો નથી। मैं तो अछूता तत्व हूँ, आज तक मैंने पुद्गल को छुआ ही नहीं है, मैंने चाय पी ही नहीं है, मैं इसकी क्रिया का करता हूँ ही नहीं। लेकिन ये कहकर ठीक है, अपने प्रमाद का पोषण कर रहा है, सो निश्चयाभास है, उसकी इंटेंशन पे डिपेंड करता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि व्यवहाराभासी हो और ना पूजा करता हो ना पाठ करता हो, ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, क्योंकि मान्यता की बात है। करता तो नहीं है, लेकिन मानता यही है कि मैं पूजा करनी प्रारंभ करूँगा तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना? देखो, आप तो नए चक्र में निपुण होने जा रहे हो, तो आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व करो, इवेल्युएट करो, है ना? अच्छा, अब बताओ क्या कमी रही थी, मतलब परफॉर्मेंस में किसकी कमी थी? नहीं, अभी कंसेप्ट को अब अलग छोड़ दो, मैं परफॉर्मेंस कह रहा हूँ, उसमें किसकी कमी थी? बाकी सबकी बात समझ में आ रही थी, बस एक वो छोटी बच्ची की बात समझ में नहीं आ रही थी। हालांकि बहुत इंटेलिजेंट है, सब कुछ है, लेकिन अब पता नहीं किसी ने पहले देखा नहीं या कहा नहीं। आप लोग भी उस टाइम टोक तो देते, उसको टोका नहीं किसी ने। हमार लाने तुम्हार लाने फटाफट, एक तो एमपी की भाषा और दूसरा इतना फास्ट, माइक भी बिल्कुल आगे गूंज रही थी, किसी को समझ में नहीं आ रही थी वो बात। तो बेटा टोक दिया करो ना, आप अलग से बता दो, उसे अलग बुला के टाइट कर दो एकदम। हाँ ठीक है, जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो वो नहीं होना चाहिए ना। और माने एक की नहीं है, फिर वो सबकी है। माने कोई भी क्या कहेगा कि ब्राह्मणीज का क्या स्टफ है, क्या पढ़ते हैं नए चक्र, समझ में आया? चलिए खैर, हमें तो अपना सोचना है ना, अपना सोचो। तो आपको उस टाइम ख्याल में आना चाहिए। बल्कि इसने मेरे से प्रश्न किया, बात हुई थी ज्ञानम से, कि पापा ये व्यवहाराभास थोड़ी, ये तो प्रमाद ही बना है, ये तो प्रमाद है, ये तो इतना भी नहीं पता उन्हें मंदिर में पूजा कैसे होती है, वहाँ भी घर की बात कर रहे हैं, इसका नाम व्यवहाराभास नहीं है, ये तो प्रमादीपना है पूरा का पूरा। ठीक है, व्यवहाराभासी तो बड़ा अलर्ट होता है। हाँ, अज्ञानी जीवों की पूजा पद्धति, या अज्ञानी कैसे धर्म करता है, अज्ञानी का धर्म बिल्कुल ही। चलो खैर, देखो हमें ना अपने आप को करेक्ट करते चलना चाहिए। कहीं भी जो चीज़ हम देखते हैं हम उनको ऑब्जर्व करना चाहिए। हमें हर जगह नए, अब आप पूजा पढ़ोगे, पूजा पढ़ते वक्त आप उसमें लगाना कि ये जो ऐसा लिखा है निश्चय ने ऐसे लिखा कि व्यवहार ने ऐसे, ठीक है ना? कहाँ कहाँ निश्चय ने के कथन है, फिर कौन से निश्चय ने का विषय होगा, कौन से व्यवहार ने का। आप थोड़ा सा करेंगे तो आपका तत्व चिंतन भी चलेगा और आपका ये माने क्लैरिटी बनेगी, है ना? चलिए, तो इसे असत्य आरोप करने के कारण असद्भूत, भिन्न द्रव्यों में संबंध जोड़ने के कारण व्यवहार और संयोग का ज्ञान कराने वाले सम्यक श्रुति ज्ञान का अंश होने से मैंने तीन शब्द हैं इसमें, असद्भूत, व्यवहार, नय।
तीनों की सार्थकता बता दी और ऐसे पीछे उसकी भी बताई थी। दोनों क्वेश्चन लिख लेना। क्षुल्लक जिनेंद्र वर्णी जी क्या कहते हैं, व्यवहार न्याय के दो प्रमुख लक्षणों पर से ये बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है कि व्यवहार न्याय दो प्रकार का है। ये जो हमने परिभाषा बताई थी ना, इससे स्पष्ट हो जाती है। कौन सी बताई थी कि भेद और उपचार ये व्यवहार न्याय का कार्य है। एक का दो, दो का एक, इससे ये दो भेद खड़े हो गए, सद्भूत और असद्भूत। तो एक तो अखंड वस्तु में भेद डालकर एक को अनेक भेदों रूप देखने वाला है वैदेही। अब तुम्हें क्लियर हो गया, तुमने वहाँ क्या लिखा था व्यवहार न्याय के चार्ट में, समझ में आ गया? गलत नहीं था लेकिन अधूरा था। अच्छा, आपको पता है गलत वो तो गलत है ही, जो अधूरा है कौन से न्याय का बता सकते हो, किस न्याय के हिसाब से? अपूर्ण और अशुद्ध पर्यायों को एक ही न्याय का विषय बताया। अशुद्ध निश्चय न्याय, उसमें क्या लिया? अशुद्ध पर्यायों को तो लिया ही, राग द्वेष आदि को, लेकिन अपूर्ण पर्यायों को भी लिया। उसी प्रकार हम विपरीत बोल रहे हैं वो तो गलत है, लेकिन अगर अधूरा बोल रहे हैं तो वो भी गलत की श्रेणी में चला जाता है। बात समझ में आ रही है? एक तो अखंड वस्तु में भेद डालकर एक को अनेक भेदों रूप देखने वाला है, और दूसरा अनेक वस्तुओं में, भिन्न भिन्न वस्तुओं में परस्पर एकत्व करने वाला है। करने वाला मतलब ज्ञान में देखने वाला। पहले प्रकार का व्यवहार सद्भूत कहलाता है। क्यों? कि वस्तु के गुण पर्याय सचमुच ही उस वस्तु के अंग हैं। भाई साहब, किताब में देखो, ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये टॉप मोस्ट विषय है अध्यात्म का, इसलिए इसकी गहराई को अगर पकड़ जाओगे तो आपको बहुत आनंद आने वाला है। ठीक है, कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होगा, एकदम रॉकेट स्पीड से आप निकलोगे आगे। कोई मैसेज आया? हो गया आपका, चल रहे हैं। क्योंकि वस्तु के गुण पर्याय सचमुच ही उस वस्तु के अंग हैं। दूसरे प्रकार का व्यवहार असद्भूत कहलाता है, क्योंकि अनेक वस्तुओं की एकता सिद्धांत विरुद्ध है, असत्य है। अनेक वस्तुएं एक होती नहीं, उपचार से कही जाती, संयोग की अपेक्षा उनका वो कथन किया जाता है। तो आज बस हमने दो बातें समझी कि व्यवहार न्याय के दो भेद कैसे खड़े हुए, उनका क्या विषय है, उनके नाम की सार्थकता क्या है। कल आपका पेपर है ना, तो कल तो क्लास नहीं रहेगी, है? परसों है पेपर? परसों नहीं है ना, तो ट्यूसडे को क्लास होगी, हाँ या ना? किसी का पेपर है तो बताओ। तो अभी तो ट्यूसडे की बात करो। तुम्हारा 26 को है, 27 को है? आ जाना तुम तो 15 मिनट के लिए। चलिए, ट्यूसडे को क्लास होगी अब नेक्स्ट। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो।